हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर और एनर्जी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, जैसे फोर्स तो हमने पढ़ा ही हुआ है, बट फोर्स, किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स आप कब कहोगे वो बात हमें डिस्कस करनी है। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कब कहलाएगी। ठीक है, किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे यदि उसके द्वारा किया गया काम केवल दो ही बातों पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड ना करे। बात समझने की कोशिश करना। जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जैसे ए बॉडी, इसको आपको कहाँ लेके आना है, ग्राउंड सरफेस पे लेके आना है। अब उसको कैसे भी लेके आओ, काफी तरीके हैं। या तो यहाँ से सीधा छोड़ दो, बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, या किसी भी बॉडी को आप क्या इस तरह से एक रैंप लगा लो, इंक्लाइंड पाथ से ले आओ, यहां से लेकर के बॉडी कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। या सीढ़ियां बना लो, हाइट उतनी लेनी है, इस तरह स्टेयर से ले आओ। तो कहने का मतलब है ए पॉइंट से लेकर के आपको कहाँ ग्राउंड सरफेस पे लेके आना है, बी पॉइंट पे कहीं भी लाओ और किसी रास्ते से लेके आओ। यदि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आता है, बराबर आता है, तो वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे यदि उसके द्वारा किया गया काम केवल दो ही बातों पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल, पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, और पाथ पे डिपेंड करेगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोनों फोर्सेज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, कंजर्वेटिव भी और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, सड़क है, रोड है, यहाँ पे आप साइकिल चला रहे हो, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, आसानी से चलाएगा नहीं चलाएगा। और यही साइकिल को यदि उसे खेत में चलाना पड़े, खेत में चलाए तो क्या होगा, क्या उतनी तेजी से वो चला पाएगा, नहीं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मींस इसके अंदर क्या है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है काम। तो पाथ पे डिपेंड करे तो नॉन कंजर्वेटिव, और पाथ पे डिपेंड नहीं करे तो कंजर्वेटिव। ठीक है, सीधी सी बात, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखोगे कि किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। The force is said to be conservative. A force is said to be conservative force. Conservative force if the amount of work done by the force only depends upon initial and final position of the body and doesn't depend upon its path followed। इस पे डिपेंड ना करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, तो वो फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने काम किया और इसको बी पॉइंट पे पहुंचा दिया। ठीक है, हो गया नहीं हो, क्या किया आपने, इस रास्ते से, वन वाले रास्ते से बी पॉइंट पे पहुंचा दिया। और यदि दूसरा रास्ता ले लिया, इस रास्ते से पहुंचा दिया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स तो वही है, रास्ते क्या है, अलग अलग है। यदि ऐसा होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कौन से पाथ से, फर्स्ट वाले पाथ से, बराबर है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन
ए टू बी, कौन से पाथ से, सेकेंड पाथ से, ठीक है। तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, चाहे वन वाले रास्ते से ले जाओ चाहे दूसरे वाले रास्ते से ले जाओ, ठीक, समझ गए। हाँ, यदि ऐसा होता है ए से बी गए और बी से कहां आ गए, वापस ए पे, अब वर्क डन क्या होगा, अब वर्क डन क्या होगा, इसमें डायरेक्शन देखो सेम है, यहां पे क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो क्या होगा, वर्क डन ए टू बी बराबर होगा वर्क डन बी टू ए, बट कौन सा साइन, माइनस, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स काम कर रही है, ठीक है, इस अमाउंट ऑफ वर्क डन के अंदर, जिसके अंदर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा, तो उस फोर्स को हम क्या, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, उस फोर्स को क्या, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। इतना लिखो, उसके बाद इसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कि दोनों आपने वैसे सुन रखी हैं। वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यहां एग्जांपल के अंदर लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स and electrostatic force are कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है ये, कंजर्वेटिव फोर्सेज है। इनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स को हम प्रूव भी करते हैं, कि भाई प्रूव भी करेंगे किस तरह से वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अब प्रूव करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान से, ठीक है। हर बात बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया काम केवल और केवल इनिशियल और फाइनल ए से बी पे ही डिपेंड करे, ठीक है। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, चाहे वो वन वाले रास्ते से चाहे टू वाले रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं है, देखो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स है। और यदि पाथ के ऊपर डिपेंड है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव, सिंपल सी बात ये है, ठीक। अब करते हैं हम क्या, कि ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव करते हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आप डिस्कस करते हैं हम, कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। Prove that gravitational force is a conservative force। लिख लेना, क्वेश्चन डाल के लिख लो चाहे, कि ये प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। देखना, समझना, उसी तरह से अभी बताया था, उसी बात को हम, ठीक है, लिखेंगे। कैसे, सुनो, ये अभी डिस्कस किया था मैंने, ग्राउंड सरफेस है, क्या हो गया, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है। अपने पास एक सर्टेन हाइट पे एक बॉडी है, जैसे मान लो ए पॉइंट पे, ए से मुझे ग्राउंड सरफेस पे लेके आनी है, इस रास्ते से, कौन से पॉइंट पे ले आया, बी पॉइंट पे ले आया, यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेता हूं कितनी है, h। s तो किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस, ठीक है, कॉस थीटा,
यही है। थीटा तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है बराबर क्या, mg कहाँ है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे। थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो W बराबर क्या आ गया, F की वैल्यू क्या है mg, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर एक्सलरेशन है बराबर m में a किसके बराबर, g के बराबर, तो mg। s की किसके बराबर h, और cos 0 की वैल्यू 1, तो W बराबर क्या आ गया mg h। W1 लिख लो। पहले रास्ते से लेके आया मैं फ्री फॉल के अंदर। पहला रास्ता कौन सा है, फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया काम हुआ वो किसके बराबर हुआ, mgh के बराबर हुआ। एक बार ठीक है। अब मान लो मैं इस रास्ते से लेके आ रहा हूं, ये हाइट तो उतनी है, ये रास्ता बनाया इंक्लाइंड पाथ वाला, ठीक है। एंगल किसके ऊपर, थीटा पे। यहां पे है ऑब्जेक्ट, यहां पे ले आए, अब सी पॉइंट मान लो है तो ग्राउंड सरफेस पे लेके तो कहां आ रहे हैं, ग्राउंड सरफेस पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। बस बट इस रास्ते से ला रहे हैं। अब AC की वैल्यू होगी किसके बराबर, देखना A से C पाथ आया तो किसी भी इंस्टेंट में मान लो बॉडी कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, इस तरह से ऐसे 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 करके। अब इसका वेट mg कहां होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। इधर इसके दो कंपोनेंट बनाना चाहूं मैं तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो इधर कौन सा आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर कौन सा आ गया mg sin थीटा। मतलब इस बॉडी को नीचे कौन सा कंपोनेंट लेके आ रहा है, mg sin थीटा। तो f डैश किसके बराबर हो गई, यहाँ mg sin थीटा। s किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। बोलो है या नहीं। तो W2 किसके बराबर हुआ, f डैश इंटू s, जबकि s और mg sin थीटा के बीच में तो एंगल कितना है, 0 है ही। भाई s कहाँ आ रहा है, a से c की तरफ, mg sin थीटा कहाँ आ रहा है, a से c की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, वो तो थीटा 0 ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो W2 बराबर क्या आ गया, mg sin थीटा और इनटू क्या s किसके बराबर है, यहाँ पे AC के बराबर है, ये ध्यान से सुन लो, ठीक। समझ गए होंगे। साइन थीटा बताओ यहां से किसके बराबर है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, और AB किसके बराबर हुआ, H के बराबर, H अपॉन AC और इनटू AC, AC से AC कैंसिल। बोलो क्या आया, W2 mgh। वही आया नहीं आया, सेम आया। तो चाहे फ्री फॉल से या किसी भी बॉडी को नीचे ले आओ, मैंने रास्ता लिया था A से B, दूसरे केस में क्या ले लिया, A से C, ग्राउंड सरफेस के ऊपर ला रहे हैं, ठीक है। दोनों के अंदर वर्क डन क्या आया, सेम आया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुई, कंजर्वेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। तीसरी बात भी यदि हम करना चाहें, मान लो स्टेयर्स से लेके आए, यहां पे है बॉडी, इस सीढ़ियों से लाई नीचे, कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ स्टेयर्स है, ठीक है। इसकी हर एक की हाइट मान लेता हूं h डैश है, और चौड़ाई मान लेता हूं कितनी, x है। अब यहां क्या हो गया, दो में हो गया ना, एक तो हाइट भी कवर कर रही है और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां है, नीचे ही है। मान लो ये पॉइंट D ले लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां है, नीचे, ठीक है। अब और मान लेते हैं n क्या है, नंबर ऑफ स्टेयर्स, जो सीढ़ियों की संख्या कितनी है, n है, और हर एक की हाइट क्या मान ली, h डैश, हाइट ऑफ ईच स्टेयर हो गया। x क्या मान लिया,
विड्थ ऑफ ईच स्टेयर, मान लिया स्टेयर है STAIR, ठीक है। तो जगह कम थी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ गए। तो टोटल हाइट कितनी होगी A से लेकर के B तक, H बराबर AP किसके बराबर होगा, बोलो NH डैश के बराबर नहीं आएगा क्या भाई। एक स्टेयर की हाइट है H डैश, नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी है N, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी NH डैश यहां से लेकर के यहां, ठीक। अब यहां पे वर्क डन निकालो, समझना वर्क डन क्या होगा, W3 मान लेता हूं, वही होता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो नीचे के लिए तो क्या है F, S है कितना, नंबर ऑफ स्टेयर्स है कितनी N, हर एक की हाइट कितनी है H डैश, नीचे ये आ रहा है नीचे ये आ रहा है हाइट के अकॉर्डिंग, तो थीटा 0 कॉस 0 और प्लस। अब हॉरिजॉन्टल भी तो चल रहा है, अब ये x हॉरिजॉन्टल जा रहा है, यहां से बॉडी कहां जा रही है, ऐसे जा रही है। फोर्स तो कहां है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, फोर्स नीचे है, ये ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, थीटा कितना हो गया 90। तो अब क्या आ गया F NX, ठीक है, NX और cos 90। भाई इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, सभी के लिए होगा, ठीक है। N बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख देना जैसे, बट यहाँ पे cos 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन क्या हो गया 0, यही बच गए मेरे पास। F NH डैश cos 0 की वैल्यू 1 और F की वैल्यू क्या हो गई mg, NH डैश किसके बराबर है h। वर्क डन तीनों के केस में क्या आया इक्वल। तो यहां से प्रूव हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। यहां से अपने पास प्रूव हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स। इसको आप नोट कर लेना, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अब लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सीधी सी बात है, पाथ पे डिपेंड हो जाए तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका भी एग्जांपल मैंने अभी समझाया। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अपने नोट साथ साथ बनाते रहना। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब है क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख ही देंगे, तो उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। A force is said to be non-conservative, said to be non-conservative if the amount of work done by the force depends upon initial and final position, initial and final position, and also depends upon path followed। किस पर, पाथ के ऊपर भी डिपेंड करे, तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे एग्जांपल में समझाया था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया काम अलग अलग, फ्रिक्शन अलग होगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो वर्क भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि W बराबर हॉरिजॉन्टल के अंदर चले हम, जैसे यहां से फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है, सपोज A पॉइंट से कहाँ आ गई, B पॉइंट पे आ गई, तो W बराबर क्या होता है F इंटू एस, F किसके बराबर म्यू mg। तो म्यू डिफरेंट होगा अलग अलग सरफेस का, ठीक है, तो W भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। म्यू अलग अलग होगा तो W भी अलग अलग होगा।
तो यहां से क्या लिखेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो ये मैंने डिस्कस किया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। और इसी में एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं पावर का। इसको आप लिख लो एक बार, और इसी में हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक पावर का। पावर क्या है वो सुन लीजिए। पावर क्या लिखोगे? द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पावर क्या है? द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। और सिंपल सी बात लिखेंगे P बराबर W बाई T। हो गया? ठीक। और W क्या है? Fs cos थीटा। हो गया नहीं हो गया? S बाई टी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला हो गया क्या? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। क्योंकि क्या फोर्स भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के साथ cos थीटा आ गया तो डॉट प्रोडक्ट। तो पावर इज ए स्केलर। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए? यदि इंस्टंटेनियस पावर की बात करोगे, इंस्टंटेनियस पावर लिखोगे तो P बराबर क्या लिख दोगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाई स्मॉल टाइम, क्या dt। क्या हो जाएगा? dw बाई dt। ठीक, यहां से भी वही आना है, कोई खास बात है नहीं। इंस्टंटेनियस पावर यदि लिखेंगे तो हो जाएगा dw बाई dt। ये आप क्या लिख देंगे? पावर। डायमेंशन आप अच्छे से जानते हैं इसका। यदि डायमेंशन की बात करूं, वर्क का क्या होता है? m1 L2 T माइनस 2। टाइम का कितना हो गया? T। इस T को ऊपर लेके चले जाओ तो m1 L2 T माइनस 3। ये क्या हो गई? पावर का डायमेंशन। अब इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, और सिंपल सा ही टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ भी होगा, पहले पढ़ रखा है। ये जो चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एज इट इज आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ये सब बातें आपने पढ़ी हुई है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत आप जानते हैं, बाकी डिटेल में थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। इसके अंदर 11th में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। तो डायमेंशन आपने लिख दिया, अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ पावर, पावर की यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम के अंदर होती है वॉट, और इसको बोलते हैं जूल पर सेकंड। देखो वर्क की यूनिट क्या हो गई? जूल। टाइम की क्या हो गई? सेकंड। तो वॉट कह दो या जूल पर सेकंड। जैसे एलईडी बल्ब आता है, ट्यूबलाइट आती है, बल्ब आते हैं, कितने कितने वॉट के होते हैं? 50 वाट, 100 वाट, 15 वाट, 9 वाट, इस तरह से। तो उनकी वो सभी की क्या है? पावर है। क्या है? पावर है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? वॉट में या जूल पर सेकंड। कौन से सिस्टम में है? कौन से सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में। तो वॉट कह दो या जूल पर सेकंड। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। ठीक, 1 वॉट को डिफाइन करो तो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट if 1 joule amount of work is done in 1 second। क्या लिखोगे? पावर इज सेड टू बी
1 watt if 1 joule amount of work is done in 1 second। 1 सेकंड के अंदर यदि क्या 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है तो उस केस के अंदर हम उस पावर को 1 वॉट कह देंगे। बाकी इसकी जो बड़ी यूनिट्स हैं सीजीएस में तो वैसे कोई यूनिट है नहीं, अर्ग पर सेकंड लिख सकते हो, बस उसका नाम तो कुछ दे नहीं सकते। जूल पर सेकंड के क्या की जगह क्या लिख सकते हो, अर्ग पर सेकंड लिख सकते हो यदि इसकी सीजीएस में लिखोगे तो। ठीक है, दूसरा है बड़ी यूनिट किलोवाट, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट। तीसरी मेगावाट लिख सकते हो, और 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 वाट। ठीक है, और एक बेहद इंपॉर्टेंट हॉर्स पावर लिखते हैं। हॉर्स पावर 1 HP, और वो होता है 746 वाट। क्या लिखोगे, 746 वाट। ये आप हॉर्स पावर लिखेंगे। ठीक है, ये आप क्या लिख देंगे, हॉर्स पावर लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये आप लिख लीजिए। पावर मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। इसके अच्छे क्वेश्चन अब हम करेंगे पावर के। तो डायमेंशन, यूनिट्स और पावर क्या है वो यहाँ पे लिख दिया है। ये नोट कर लो, और इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं। जैसे कोई भी मशीन है, काम करती है, कितने पावर की है। ठीक है, जैसे अपनी मोटर है पानी की, तो पानी को ऊपर चढ़ाना है तो हमें मोटर यूज करनी है, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए जरूरी है क्या मोटर? नहीं, अपने आप आ जाएगा, वो ग्रेविटेशन के कारण आ जाता है नीचे। बट नीचे से ऊपर जाएगा तो हमें क्या इनपुट पावर देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। एक फॉर्मूला और लिख लो एफिशिएंसी का, किसी भी मोटर की या किसी भी इंजन की एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी होती है, उसकी क्षमता का मतलब क्या है। इनपुट हमने कितना दिया, आउटपुट हमें कितना मिला। ठीक है, तो वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और लिख लो, एफिशिएंसी। उसको इस वर्ड से लिखते हैं ईटा, एन की तरह ही है, थोड़ा सा पूंछ लंबी कर दो इनकी, ईटा बोलते हैं इसको। और वो होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और यदि परसेंटेज में निकालो तो इनटू 100%। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। हालांकि किसी भी दुनिया के अंदर ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100%, कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होती है, लॉस होती है। जैसे हम मोटर ही ले लें तो मोटर गर्म हो जाती है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो गई। वो आवाज क्रिएट करती है तो साउंड की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो गई। तो इस तरह से वहां पे एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये फॉर्मूला भी आप लिख लो। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं एक इस पे, तो वो लिखो आप। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन लिख रहा हूं। मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, वाटर इज पंप्ड आउट ऑफ ए वेल। क्वेश्चन है वाटर इज pumped out from a well, और वेल की जो गहराई भी दे रखी है 10 मीटर डीप।
बाई ए पंप, एक पंप की हेल्प से, मोटर की हेल्प से, और उसकी पावर दे रखी है 10 किलोवाट। ठीक। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मोटर, मोटर की एफिशिएंसी निकालनी है। इफ 4200 किलोग्राम 4200 किलोग्राम ऑफ वाटर इज पंप्ड आउट एवरी मिनट, ऑफ वाटर इज पंप्ड आउट एवरी मिनट, 1 मिनट। ठीक है। और जी की वैल्यू 10 ले लो, ये कह रहा है। जी की वैल्यू क्या ले लो? 10। तो पहले तो खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। पहले तो इनपुट पावर दे रखी है 10 किलोवाट, क्या है उसकी इनपुट पावर की एफिशिएंसी अभी अभी लिखा है आपने। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट पावर अपॉन क्या? इनपुट पावर। आउटपुट पावर को पीओ से लिख लिया, इनपुट को पीआई से लिख लिया। पीआई दे रखी है उसकी कितनी है? 10 किलोवाट। किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो टोटल आ गया 10 की पावर 4 वॉट। ये कह सकते, समझ गए होंगे। 1 किलोवाट में कितना? 10 की पावर 3 वॉट आता है। 10 की पावर 3 ये, एक ये, तो 10 की पावर क्या हो गई? 4 वॉट आ गया। ठीक है। अब कितना पानी बाहर आया? मास दे रखा है, एम बराबर कितना? 4200। हाइट कितनी दे रखी है? कुएं की गहराई है कितनी? 10 मीटर। हाइट कितनी है? 10 मीटर। ठीक। तो आउटपुट पावर क्या फॉर्मूला होता है? आउटपुट पावर क्या है? W/T। W/T। और ऊपर आ रहा है तो कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई वो नेगेटिव वर्क होगा, बस इतना ही तो है। पानी मोटर कहाँ खींच रही है? ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? नीचे। वर्क क्या हो गया? नेगेटिव, बट यहाँ में एक क्या मतलब मैग्नीट्यूड ले रहा है एक तरह से, ये कह दो। तो ऊपर फोर्स, नीचे फोर्स लगी mg। हाइट कितनी हो गई? ऊपर h, और डिवाइडेड बाय टाइम भी दे रखा है। कितना है? एवरी मिनट का मतलब 1 मिनट। ठीक है। क्या है? 1 मिनट। अब इसको सोल्व कर, तो ये आ गया 4200, ये 10 और ये भी 10, और डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। सोल्व कर दो। 1 0 से 1 0, 7 6 42, यही हुआ। तो ये आ गया 7 इंटू 10 की पावर कितनी? 1 2 3 3। एफिशिएंसी चाहिए, पुट कर दो फॉर्मूला। ईटा क्या आ गया? आउटपुट पावर कितनी आई है? 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3। 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3। इनपुट कितनी है? 10 की पावर 4, और एफिशिएंसी के लिए क्या? 100%। 3 ये, एक यहां से ले लो, 4 कट गई, 70% आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 70% आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ठीक है, फिर आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है ये,
A human heart, the human heart forces 4000 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड पर मिनट, 1 मिनट में, ठीक है, थ्रू आर्टरीज अंडर द प्रेशर। ये आर्टरीज आप समझते होंगे, अंडर द प्रेशर, प्रेशर दे रखा है कितना 130 mm ऑफ मरकरी कॉलम। जो प्रेशर है उसकी यूनिट होती है mm ऑफ मरकरी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ब्लड इज, वो दे रखी है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ द हार्ट? व्हाट इज हॉर्स पावर ऑफ हार्ट? हॉर्स पावर ऑफ हार्ट निकालनी है, हॉर्स पावर ऑफ हार्ट, मतलब पावर निकालनी है, लेकिन वो किस में निकालनी है? हॉर्स पावर में निकालनी है। इतना है, ठीक है, ये हमें काम करना है। बता देता हूं कैसे करेंगे। पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, समझना। ब्लड का वॉल्यूम दे रखा है, देखो कितना वॉल्यूम दे दिया, 4000 सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक का मीटर क्यूबिक बना लो तो 10 की पावर क्या होगी? ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करते जाना है पहले, क्योंकि वॉट चाहिए, उस वॉट के बाद ही तो हॉर्स पावर लाएंगे। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर -2 मीटर, ठीक, दोनों तरफ क्यूब कर दो। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक 10 की पावर क्या हो गई? -6 मीटर क्यूबिक हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 10 की पावर -6 मीटर क्यूबिक आया, ठीक। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, हो गया, ये पहले पढ़ा था, आगे भी आएगा वैसे तो। और फोर्स होता है मेरे पास क्या? mg कह सकते हैं या ma लिख दो, अपॉन एरिया। मास होता है क्या? जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आया या नहीं आया? ठीक, तो ये आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाय क्या? एरिया। वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ए से ए कट गया, तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया रो जी एच। यहां से ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला पीछे के फॉर्मूले को यूज करते हुए मैंने लिखा, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया? रो जी एच, ये आया, ठीक। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो जी और क्या? एच। अब इसमें सारी चीजें दे रखी है, देख, रो की वैल्यू दे रखी है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, पहले भी बताया था कितना होता है? 10 की पावर 3। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होते हैं। ये पहले भी बताया था कैसे आता है, ग्राम के किलोग्राम बना लो, 10 की पावर -3, ये आ गया 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया, नहीं हो गया? अच्छा जी, जी की वैल्यू हो गई 9.8, लगभग 10 लिख दो। एच की वैल्यू दे रखी है ये रही 130 mm। 130 mm में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर 3। ये प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आया होगा। अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। तो यहां से P डैश लिख लो प्रेशर को, तो पावर को P से लिखते हैं, और पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, हो गया, नहीं हो गया? और वर्क होता है क्या? F इंटू एस डिवाइडेड बाई टाइम।
और F इंटू एस हो गया क्या, फोर्स हो गया प्रेशर की टर्म में P इंटू ए, P डैश इंटू ए और डिवाइडेड बाई क्या, अब यहां से P डैश और एरिया इंटू एस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला तो था नहीं, तो एक फॉर्मूला और लिख लो, पावर का प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी। टाइम दे रखा है कितना है पर मिनट, टाइम कितना है 1 मिनट। अब आप क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, सारी चीजें देखो, पी डैश की वैल्यू भी है, वी की वैल्यू भी है, टाइम की वैल्यू भी है, 60 सेकंड बदल देना और जो भी आंसर आए उसको 746 से डिवाइड कर देना, वो हॉर्स पावर में होगा। क्या होगा, वो हॉर्स पावर में होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला कैसे आया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, अलग था, तो इसमें समझने वाली बातें थी कि भाई हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो जब तक आपको ये एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ये कन्वर्ट करना नहीं आएगा, क्वेश्चन होंगे नहीं, और ये आ गए तो कोई समस्या वाली बात रहेगी। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, और भी प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस दी हुई है वो आप करेंगे। नेक्स्ट हम क्या, एनर्जी स्टार्ट कर देंगे, वर्क और पावर, दो चीजें हम डिस्कस कर चुके, नेक्स्ट हम एनर्जी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।